पिछले 2 दशकों में भारत की इकोनॉमी ने एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय किया है। इस दौरान देश ने दो बिल्कुल अलग-अलग सरकारों का दौर देखा, यूपीए और बीजेपी। दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक नीतियां अपनाई और जाहिर है दोनों के दौर में अर्थव्यवस्था ने अलग-अलग उतार चढ़ाव भी देखे। तो चलिए आज जरा आंकड़ों की मदद से इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई यूपीए और बीजेपी इन दोनों सरकारों के इकोनॉमिक स्कोर कार्ड को जब आमने सामने रखते हैं तो असल तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। और देखिए ये सिर्फ कोई राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि अलग अलग पॉलिसीज का देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर असर पड़ता कैसे है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जीडीपी ग्रोथ की कहानी से, फिर महंगाई और इकोनॉमी की स्थिरता को देखेंगे, रोजगार के आंकड़ों को समझेंगे और आखिर में बड़े सुधारों और दुनिया में भारत की आर्थिक हैसियत पर बात करते हुए एक बैलेंस नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की सेहत को जांचने का सबसे पहला पैमाना क्या होता है? बिल्कुल सही, उसकी विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ। तो सबसे पहले आइए इन्हीं 2 दशकों के ग्रोथ के आंकड़ों पर ही एक नजर डालते हैं। देखिए ये आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से यूपीए सरकार के 10 साल यानी 2004 से 2014 के दौरान भारत की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रही करीब 7.5%। वहीं बीजेपी सरकार के 2014 से 2024 के दशक में ये आंकड़ा रहा है लगभग 6.4% के आसपास। तो पहली नज़र में तो ये साफ लगता है कि ग्रोथ के मामले में यूपीए का दौर आगे रहा। और अगर हम दोनों दौरों के पीक परफॉर्मेंस को देखें ना, तो यूपीए के समय 2006-7 में विकास दर लगभग 10% के शिखर पर पहुंच गई थी। उस वक्त दुनिया भर में एक जबरदस्त इकोनॉमिक बूम था। वहीं बीजेपी के दौर में खासकर कोरोना जैसी बड़ी मुसीबत के बाद इकोनॉमी ने वापसी तो की है, लेकिन दुनिया भर में जो मंदी का माहौल है उसकी वजह से चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ को समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन आंकड़ों की सीधी तुलना करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यूपीए के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल इकोनॉमिक तेजी के दौर में गुजरा। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को कोरोना महामारी, सप्लाई चेन का टूटना और ग्लोबल लड़ाइयों जैसे बड़े संकटों का सामना करना पड़ा, जिनका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा, सिर्फ भारत पर नहीं। चलिए अब ग्रोथ से आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी के मैनेजमेंट के एक दूसरे बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है महंगाई, स्थिरता और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि सोचिए, तेज ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक तभी पहुंचता है जब कीमतें काबू में रहें, है ना? और इस मामले में कहानी एकदम पलट जाती है। आंकड़ों को देखें तो यूपीए के दौर में औसत महंगाई दर करीब 8.2% थी और कई बार तो ये डबल डिजिट यानी 10% के पार भी चली गई थी। इसके मुकाबले बीजेपी के शासन में महंगाई पर कहीं बेहतर कंट्रोल दिखा और औसत दर लगभग 5.1% रही। ये दोनों सरकारों की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन देखिए, स्थिरता का मतलब सिर्फ महंगाई नहीं होता। यूपीए के कार्यकाल के आखिर में बैंकिंग सेक्टर में फंसे हुए कर्ज यानी एनपीएस की समस्या सिर उठा रही थी। साथ ही देश का चालू खाता घाटा भी बढ़ रहा था, जिसका सीधा मतलब था कि देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हो गया था। वहीं बीजेपी सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन पर ज्यादा ध्यान दिया और इसी दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की सेहत का एक और सबसे बड़ा पैमाना होता है रोजगार। आखिरकार इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही क्या है अगर देश के लोगों को काम न मिले? तो चलिए अब जरा जॉब्स के आंकड़ों को देखते हैं। और यहाँ पर आंकड़े एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच यूपीए के दौर में करीब 2.9 करोड़ नई नौकरियां बनी। वहीं 2014 से 2024 के बीजेपी के दशक में ये संख्या बढ़कर लगभग 17.9 करोड़ हो गई। जी हाँ, 2.9 करोड़ बनाम 17.9 करोड़, ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जैसे ही हम इन बड़े बड़े आंकड़ों को देखते हैं, एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है कि क्या नौकरियों की सिर्फ गिनती ही सब कुछ है, या फिर हमें उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए? और यहीं पर आकर कई एक्सपर्ट्स एक दूसरा पहलू सामने रखते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के दौर में नौकरियों की संख्या तो जरूर बढ़ी, लेकिन उनकी क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं हैं।
जैसे कितनी नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में हैं और कितनी इनफॉर्मल, क्या सैलरी का लेवल उस हिसाब से बढ़ा है, और इन सब के बावजूद आज भी युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है। अब जरा बड़ी तस्वीर की बात करते हैं, मतलब बड़े आर्थिक सुधार और दुनिया में भारत की आर्थिक हैसियत। दोनों सरकारों ने अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से नीतियां बनाई और उनका असर देश की ग्लोबल रैंकिंग पर भी साफ साफ दिखा। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे सफर में दुनिया में भारत का आर्थिक कद कैसे बदला। अगर हम साल 2014 की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 10वें नंबर पर था। फिर आया अगला दशक और देखते ही देखते तस्वीर काफी बदल गई। कई बड़े सुधारों और ग्लोबल बदलावों के बीच आज भारत ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। ये जो 10वें से 5वें नंबर का सफर है, ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद को साफ दिखाता है। तो ये जो अलग अलग नतीजे हमें दिखे, वो आखिर क्यों दिखे? इसका जवाब दोनों सरकारों की आर्थिक सोच के फर्क में छिपा है। यूपीए का मॉडल ज्यादातर कंजम्पशन और सर्विसेज पर आधारित था। सरकार की भूमिका वेलफेयर स्कीम्स के जरिए एक तरह से पुनर्वितरण की थी। वहीं बीजेपी का मॉडल निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा केंद्रित रहा है, जिसमें सरकार की भूमिका एक डेवलपर की रही है और फोकस रहा है इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने पर। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, इसे किसी एक की जीत या हार के तौर पर देखना शायद सही नहीं होगा, बल्कि ये अलग अलग प्राथमिकताओं और उनके नतीजों की कहानी है, जिसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ्स की कहानी। अगर हम एक बैलेंस स्कोरकार्ड बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यूपीए के दौर में हमें तेज ग्रोथ रेट मिली, लेकिन उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी, ज़्यादा महंगाई और बैंकिंग सेक्टर की कमजोरियों के रूप में। वहीं बीजेपी के दौर में इकोनॉमी में स्थिरता आई, बड़े सुधार भी हुए, लेकिन जॉब्स की क्वालिटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की धीमी रफ्तार को लेकर बहस आज भी जारी है। तो ये साफ है, दोनों दौरों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं थीं और उसी के मुताबिक नतीजे भी मिले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 2 दशकों के अनुभवों से सीखते हुए भारत का अगला इकोनॉमिक चैप्टर कैसा होना चाहिए। तेज ग्रोथ और स्थिरता के बीच वो सही बैलेंस कैसे पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचने की जरूरत है।